हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि विजी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला की 3rd क्लास। फर्स्ट सेकेंड क्लास हम लोगों ने क्लियर कर ली है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला की 3rd क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन के प्रकार। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कम से कम 2 या 4 नंबर दे की जाती है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले थे व्यंजन के प्रकार। तो हमने आप लोगों को कल बताया था कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये आप लोगों ने कल क्लियर किया था। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और कौन कौन से इनकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है व्यंजन का प्रकार स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के द्वारा किसी हिस्से पर स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी हिस्से पर स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे मुख में जीभ है, ये मुख के किसी न किसी हिस्से को छूती है, स्पर्श करती है, टच करती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखना आप लोगों को, का है का खा गा घा इंगिया, चा छा जा जाऊआ, टाठा डाढ़ाड़ा, ताथा दादाना, पाफा भावा हुआ। ये सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, देखिए इसमें क्या बताया गया। स्पर्श व्यंजन से संबंधित कुछ पॉइंट है, उनको भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ड या अक्षर आते हैं। कितने अक्षर आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 अक्षर आते हैं या 25 व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया है कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजन की 25 संख्या होती है, अक्षर होते हैं। अब इसके कौन कौन से वर्ग होते हैं, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है। पहला है इसमें का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग, 5वां है पा वर्ग। ये इसके वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो का वर्ग के अंतर्गत का खा गा घा इंगिया, और चा वर्ग के अंतर्गत चा छा जा जा उआ, और टा वर्ग के अंतर्गत टा ठा डा डा डा, और ता वर्ग के अंतर्गत ता था दा था ना, और पा वर्ग के अंतर्गत पा फा भावा माँ। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या या वर्ड है। अब इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, जब इसको बोलते हैं ये हमारे मुख से कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है जो का वर्ग है हमारा कंठ से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंठ से संबंधित है। का वर्ग कंठ से। का खा गा घा इंगिया, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। या पूछा जाए कि कंठ ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो कंठ ध्वनि के अंतर्गत का खा गा घा इंगिया ये व्यंजन आते हैं। क्लियर है। दूसरा इसमें है चा वर्ग।
तो चा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? इनका उच्चारण स्थान क्या, ये कहाँ से उच्चरित होते हैं? तो इनका उच्चारण स्थान है तालु, या कहीं कहीं तालब भी देखने को मिलता है, बात एक ही होती है। ठीक है, तो तालु के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो तालु के अंतर्गत चा, छा, जा, झा, उआ व्यंजन आते हैं। इसके अंतर्गत भी 5 व्यंजन आते हैं। क्लियर है? और तीसरा इसमें दिया गया है मूर्धन्य व्यंजन, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं जिसमें मूर्धा का उपयोग होता है, जिह्वा का प्रयोग किया जाता है, उनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, या बोलते समय जो जिह्वा है तालु में स्पर्श करती है तो इसे हम लोग मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत कौन सा वर्ग आएगा? टा वर्ग आएगा। तो टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे? तो टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। या इनकी ध्वनि पूछी जाए कि टा, ठा, डा, डा, ड़ा, इनकी ध्वनि क्या, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, इसमें चौथा दिया गया है दंत। दंत व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का कौन सा वर्ग आता है? तो दंत व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन का ता वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है दोस्तों? ता वर्ग आता है। तो ता वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो ता वर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के अंतर्गत आते हैं। या कहें ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। किनका? ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत है। जब हम इनको बोलते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनको बोलने पर जो हमारे दांत हैं आपस में स्पर्श करते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। लगे जाके हमारे साथ बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, ता, था, दा, धा, ना। इनमें दांतों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इनको दंत व्यंजन कहा गया है। अगला इसमें ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन या ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत या उच्चारण के स्थान पर पा वर्ग किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत पा वर्ग आता है। स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ग पा है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। अब पा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, वा, भा, मा, ये 5 व्यंजन आते हैं पा वर्ग के अंतर्गत। अगर पूछा जाए कि पा, फा, वा, वा, मा का उच्चारण स्थान क्या या किस ध्वनि के व्यंजन है, तो हम लोग कहेंगे ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? कंठ होते हैं जो हम बोलते हैं, जो इनका उच्चारण स्थान, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, वहाँ कंठ व्यंजन होता है। तालु का जिनका स्थान बोलते समय जिह्वा तालु में स्पर्श करती है तो वो तालु होते हैं। बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा, उआ। अब मूर्धन्य व्यंजन को जो कोई भी व्यंजन उच्चारण करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी मूर्धा जो जिह्वा है तालब के आगे वाले हिस्से को स्पर्श करती है। टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा, इसलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन कहा गया है। और दंत व्यंजन, जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय दांत आपस में स्पर्श करते हैं, इनको दंत व्यंजन कहा जाता है। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे ओठ दोनों आपस में मिल जाते हैं, स्पर्श करते हैं, उनको हम लोग ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। या फिर उच्चारण स्थान पर 5वां वर्ग ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए इनको नाम दिया गया था स्पर्श व्यंजन। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक पॉइंट और छूट रहा है। इसमें जो है, अगर पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन का 5वां अक्षर को कौन कौन से होते हैं या कौन कौन सा है? का वर्ग का 5वां अक्षर क्या होगा? का वर्ग का 5वां अक्षर इंगिया होगा, और चा वर्ग का उआ होगा, टा वर्ग का ड़ा होगा,
और ना वर्ग का ता वर्ग का ना होगा और पा वर्ग का मा होगा। इसीलिए इनको पंचमा अक्षर की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया? इनको पंचमा अक्षर की श्रेणी में रखा गया, इसीलिए इनको पंचमा अक्षर कहा जाता है। या कहा जाए कि अंतिमा अक्षर कौन कौन से होते हैं, तो इन स्पर्श व्यंजन के जितने भी लास्ट वाले वर्ड हैं इनको अंतिमा अक्षर भी कहा जाता है। और किन नामों से इन्हें जाना जाता है? तो इन अंतिमा अक्षर को या पंचमा अक्षर को अनुस्वार व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। और किस नाम से जानते हैं? अनुस्वार या निर्नासिक या नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। अब इनमें से प्रश्न आता है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है और अनुस्वार व्यंजन कौन सा है? तो इसमें आप लोगों को बताना है जो माँ है ये हमारा होता है अनुस्वार व्यंजन। क्या होता है? अनुस्वार व्यंजन। ठीक है, अनुस्वार व्यंजन। और जो ना होता है इसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक या नासिक व्यंजन। ठीक है, तो अनुस्वार व्यंजन माँ हो गया, नासिक व्यंजन ना हो गया। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए इसमें और क्या दिया गया है। अब यहीं पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसमें। तो अगर आगत व्यंजनों के बारे में पूछा जाए कि आगत व्यंजन होते क्या है, जो व्यंजन विदेशी भाषाओं से लेकर अपनी भाषा में शामिल किए गए हैं उनको आगत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये देखिए आ गए आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आगत व्यंजन होते हैं का खा गा घा का खा गा जा फा। कौन कौन से हैं? का है, खा है, गा है और जा है, फा है। तो आगत व्यंजनों की संख्या 5 है। अब बात आती है आगत व्यंजन है कौन कौन से हैं। का खा गा जा फा 5 है। ये कौन कौन सी भाषाओं से लिए गए हैं इन्हें आगत व्यंजन, इसीलिए तो कहा गया है जी विदेशी भाषा से सम्मिलित किए गए हैं। तो ये किस भाषा से सम्मिलित किए गए हैं ये प्रश्न उठता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो हमारा का खा गा है ये 3 वर्ड अरबी भाषा के हैं। किसके हैं? ये अरबी भाषा के हैं। ठीक है, और जो जाफा ये 2 बचते हैं ये हैं फारसी भाषा के। किसके हैं ये वर्ड? फारसी भाषा के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आगत व्यंजन समझ गए क्या होते हैं। तो इसी बात पर एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें, इसलिए कि आप जैसे लोग भी इस क्लास को पढ़ सकें, सारी जानकारी को हासिल कर सकें। वो आपके साथ ही होंगे। तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। शेयर के साथ साथ एक बार लाइक भी कीजिएगा। और जो स्टूडेंट जो साथी हमारे इस क्लास में नए जुड़े हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है शशि जी के क्लासेस। कर दिया सभी ने शेयर लाइक? चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, आइए अपनी क्लास पर आ जाइए। इसके बाद जानेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो ध्यान देना है। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण हम
किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं करते हैं पर वर्णों शब्दों में किया जाता है। जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं कौन कौन से हैं, इसमें ध्यान देना आप लोगों को। उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा, ये दो क्या हमारे, ये दो हैं उच्छिप्त व्यंजन। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन क्यों कहा गया, हमने आपको अभी बताया। उच्छिप्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण, जिनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है, उन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, लेकिन किया जाता है शब्दों के बीच में। जो वर्ड, जो व्यंजन छुपे हों, उच्छिप्त मतलब छिपा हुआ, तो इसमें छिपा नहीं, उच्छिप्त में देखता हो लेकिन छिपा हुआ, तो ये दिखता है, छिपा हुआ किसमें है, जब किसी शब्द के बीच में वर्ड आते हैं। ये दो वर्ड हैं, प्रारंभ में कभी नहीं आते हैं। अगर आपसे शुद्ध वर्तनी में पूछ दिया जाए तो इसे ध्यान रखना है, गलत करके नहीं आना है, ठीक है। जैसे इसमें हमने पहला वर्ड लिखा डलिया, समझिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को समझने के लिए। हमने क्या लिखा इसमें, डलिया, और एक लिखा गुड़िया। तो इसमें आप लोगों को बताना है इनमें से डलिया सही लिखा है या गुड़िया। तो देखिए इसमें जो डलिया शब्द लिखा हमने, ये सरासर कैसा है, गलत है। क्यों, हमने आपको बताया जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है, लेकिन डलिया में क्या हुआ था, ये पहला वर्ड ही डा बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये डलिया सही लिखा था। अगर इसके नीचे क्या होता, ये वाली बिंदु लगी होती, यहाँ पर ये बिंदु लग जाती, तो ये गलत हो जाता। वैसे ये डलिया सही लिखा उच्चारण के आधार पर भी और लिखने के आधार पर भी, वर्तनी के आधार पर। अगर इसके आगे ये डा बन जाता उच्छिप्त व्यंजन वाला, तो ये डलिया कैसा हो जाता, गलत हो जाता। जो टाइपिंग है ये इसमें सही टाइप है, हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब जैसे लिखा इसमें गुड़िया, गुड़िया ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा उच्छिप्त व्यंजन है ढा, इसका प्रयोग इसमें बीच में किया गया है। आप समझ गए। चलिए अगला प्रकार देखिए, इस व्यंजन का अगला प्रकार है इसमें अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा वर्ड आते हैं, ठीक है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया है, इनको बोलने में अधिक समय लगता है। ये अंतस्थ, इनका कोई स्थान नहीं है, ये स्वर में भी प्रयोग किए जाते हैं और व्यंजन में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इसमें से एक प्रश्न बनता है, इन अगर पूछ दिया जाए कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो इनमें से अर्ध स्वर हो जाएंगे या और ओआ, ये दो वर्ड हैं, इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। अब इसी में से एक और प्रश्न बनता है कि निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन होता है ला। क्या होता है, ला, पार्श्विक व्यंजन होता है ला, ठीक है। ये जो ला दिया गया है ये क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। इसे पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा, तो इसे क्लियर कीजिए। पार्श्विक व्यंजन इसे क्यों कहा गया, तो ध्यान देना आप लोगों को। इसको पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहा गया, जब इसका उच्चारण करते हैं, जो इसकी वायु है हमारे जिह्वा के पार्श्व से, मतलब पार्श्व का मतलब होता है बगल से गुजर जाती है, बगल से निकलती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। नहीं तो उच्चारण करके देखिए, ला निकल गई या नहीं। और दूसरा प्रश्न यही बनता है, निम्न में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो जो रा वर्ड दिया गया इसमें, जो रा वर्ड है इसको क्या कहा गया है, लुंठित व्यंजन कहा गया है।
इसे लुंठित व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा लुट सी जाती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहा गया है। क्लियर इतनी बात? चलिए, हम लोगों ने अंतस्थ व्यंजन भी क्लियर कर लिए, इसके अंतर्गत बनने वाले प्रश्न भी क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अगर इसका उच्चार स्थान पूछ दिया जाए कि या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान है तालु, रा का है मूर्धा, ला का है तालव्य, वा का है ओष्ठ। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रकार है व्यंजन का ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसके अंतर्गत सा सा साहा व्यंजन आते हैं। इन्हें ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया है? जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इसको बोलते समय हमारी जो वायु होती है, ऊष्मा होती है, वो अधिक बाहर निकलती है संघर्ष करने के बाद, इसीलिए इसको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा गया है। जैसे सा 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 हा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है, इससे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें जो शरीफा वाला सा होगा, ये वाला इसका होगा तालु। क्या होगा? इसका होगा तालु। ठीक है, और जो अगला वाला षटकोण वाला सा है, इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य। क्या होगा? मूर्धन्य। और अगला सवारी वाला जो सा है, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। क्या होगा? दंत। ठीक है, पहले वाले का तालु, दूसरे वाले का मूर्धन्य, तीसरे वाले का सा। और जो हा है, इसको स्वतंत्र कहा जाता है, ऐसे स्वरपरिक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला प्रकार देखिए व्यंजन का, अगला प्रकार इसमें संयुक्त व्यंजन। अब बात आती है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जो व्यंजन दो व्यंजनों के सहयोग से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। या इसे कहें कि वे व्यंजन जिनको दो व्यंजनों को जोड़कर बनाया जाए उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, या इकट्ठा करके बनाया जाए उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत छे, त्र, ज्ञा और सिरा, ये वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक बार फिर से देखिए। पहला इसमें छे, त्र, ज्ञा और सिरा, ये हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब बात आती है जो संयुक्त व्यंजन है, इन्हें जोड़कर बनाया जाता है, तो ये कौन कौन व्यंजनों के मेल से बने होते हैं? तो अब आप लोगों को ध्यान देना, जो हमारा छा वर्ड है, ये छा वर्ड दिया बनता है का प्लस आ से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो पहला वाला वर्ड होगा वो छोटा होगा, और जो बाद में बड़ा वर्ड शामिल किया जाएगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो अर्ध आधा का और पूरा सा बराबर क्या होता है? छा बनता है। ठीक है, और दूसरा त्रा, त्रा बनता है ता प्लस रा से, और ज्ञा, ज्ञा बनता है जा प्लस उआ से। ठीक है, किससे? जा प्लस उआ से हमारा ज्ञा बनता है, और सिरा, सिरा बनता है सा प्लस रा से। क्लियर हो गए। अब पूछा जाए कि छा का हिंदी वर्णमाला में किस व्यंजन के बाद स्थान है? तो व्यंजन हो जाएगा का के बाद। त्रा का पूछा जाए तो ता के बाद, ज्ञा का पूछा जाए तो जा के बाद, सिरा का पूछा जाए तो सा के बाद। क्लियर है? ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो ये तो थी हमारी हिंदी वर्णमाला। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने स्टार्ट किया स्पर्श व्यंजन और
स्पर्श व्यंजन के वर्ड स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, आगत व्यंजन क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। हम लोगों ने इनके उच्चार स्थान भी जान लिए हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। हम लोगों ने सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हमारी क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी बात पर एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।